डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है और चैप्टर है 16। इस चैप्टर में पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में दिया हुआ है। इस चैप्टर का नाम ही है पर्यावरण और प्रदूषण। तो ये काफ़ी आवश्यक चैप्टर है जिसे हमें जानना चाहिए। हर बार हम लोग इस तरह का चैप्टर पढ़ते हैं और अपने पर्यावरण को हम किस तरह से प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, इस बारे में इसमें बतलाया गया है। किस तरह का प्रदूषण फैलता जा रहा है, इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में इसमें बतलाया गया है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। जब तक मनुष्य का हस्तक्षेप प्रकृति में नहीं होता तब तक न गंदगी होती है और न पर्यावरण प्रदूषण का शिकार बनता है। आज विश्व में औद्योगिकीकरण के कारण प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ रहा है। ऊर्जा और उष्णता उत्पन्न करने वाले संयंत्रों, मोटर वाहनों, रेलों तथा कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से वातावरण प्रदूषित, विषैला और गंदा होता जा रहा है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि प्रदूषण की यही रफ्तार रही तो 30 वर्ष में जीवमंडल, जिस पर प्राण और वनस्पति निर्भर है, समाप्त हो जाएगा। सारी पृथ्वी की जलवायु परिवर्तित हो जाएगी। अतएव यह मनुष्य के हित में है कि वह समय रहते प्रकृति के साथ सहयोग करे। तो वैसे भी कहा गया है कि प्रकृति की ओर चलो। जो प्रकृति में नियम बने हुए हैं उसे हमें मानना चाहिए और उसी के अनुरूप हमें आचरण करना चाहिए, तभी हमारी प्रकृति बची हुई रहेगी। अन्यथा जो है प्रकृति में प्रलय कहा जाता है, वो स्थिति आ जाएगा और सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। फिर से जिस प्रकार से डायनासोर का अंत हुआ था उसी तरह से मनुष्यों का अंत हो जाएगा और फिर से नए जीव का उत्पत्ति हो सकता है। तो आने वाले समय में इसका विनाश तो तय है, लेकिन फिर भी हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य का और राष्ट्र का शोषण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य प्रकृति का भी शोषण करता रहा है। प्रकृति में जब जीव जंतु, प्राणी तथा वनस्पति जगत परस्पर मिलकर समतोल में रहते हैं, प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य है जिससे सड़ने वाले पदार्थों की अवस्था तेजी से बदले और वह फिर वनस्पति जगत तथा उसके द्वारा जीव जगत की खुराक बन सके। अर्थात प्रकृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का काम अपने स्वाभाविक रूप में बराबर चलता रहता है। जब जब मनुष्य प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करता है तब तब प्रकृति का समतोल बिगड़ता है और इससे सारी सृष्टि का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो जिस प्रकार से प्रकृति में जैसे कार्य चलना चाहिए, जैसे कि त्रिदेव यहाँ पे प्रकृति का संरचना किए हैं, तो त्रिदेवों का अपना अपना काम है। ब्रह्मा जी का कार्य है संरचना करना, जन्म देना, और विष्णु भगवान का कार्य जो है उसका पालन करना, और शिव जी का काम है कि उसको फिर से नष्ट करके ताकि फिर से वो नया बन जाए, ताकि उसको नष्ट कर देते हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। तो यही क्रिया जो है प्रकृति में चलता रहता है और इसमें अगर मनुष्य हस्तक्षेप करता है तो सृष्टि का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। उसमें ऐसे कार्य होने लगते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं और काफ़ी हानि हमें पहुंचा सकते हैं। तो वर्तमान युग औद्योगिक युग है। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है वह प्रायः पूरी तरह जल नहीं पाता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है। आज मोटर वाहनों का प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितनी एक आदमी को एक वर्ष में चाहिए। विश्व के प्रत्येक भाग में मोटर वाहनों का प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी मात्रा में हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, यहाँ पे बतलाया जा रहा है। 960 किलो, लगभग 960 किलोमीटर का मतलब है कि लगभग 1000 किलोमीटर अगर हम लोग चलते हैं किसी भी वाहन से, तो उतना प्रदूषण उसमें फैलता है जितना कि आदमी एक साल में जितने वायु को गंदा करता है, तो वो तुरंत ही उतना गंदा हो जाता है सिर्फ 1000 किलोमीटर वाहन चलने से। तो इस रफ्तार में हम लोग कितना ज़्यादा प्रदूषण को फैला रहे हैं ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और इस तरह से कैसे इसको रोका जा सकता है, इसे सोचने की, विचार करने की बात है। इस पर रोक लगाना चाहिए। यह याद रहे कि प्रदूषण जहाँ पैदा होता है वहीं पर स्थिर नहीं रहता। वायु के प्रवाह में वह सारे वायुमंडल में फैल जाता है। सन 1968 में ब्रिटेन में लाल धूल गिरने लगी। वह सहारा रेगिस्तान से उड़कर आई। जब उत्तरी अफ्रीका में टैंकों का युद्ध चल रहा था तब वहाँ से धूल उड़कर कैरेबियन समुद्र तक पहुँच गई थी। स्विट्जरलैंड में डेविस नाम का एक गांव है। वहाँ फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित रोगी स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे बतला रहा है कि प्रदूषण
कहीं पे भी उत्पन्न होता है तो वहीं पे वो स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि वायु इधर उधर चलती रहती है, जिसके कारण वायु के साथ वो इधर उधर फैल जाता है और फैलने के बाद कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है ये कहना मुश्किल है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। सन 1968 ईस्वी में एक टैंकों का युद्ध हुआ था और वहाँ पे काफ़ी सारा धूल जो है उड़कर कैरेबियन समुद्र तक चला गया था, जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का एक गांव है और वहाँ के लोगों को काफ़ी बीमार किया था। सन 1900 से 1935 के मध्य वहाँ के वातावरण में धूल की मात्रा 80% बढ़ गई। 1947 से 1967 तक हवाई टापू के वातावरण में धूल की मात्रा 30% की वृद्धि हुई। हवाई टापू औद्योगिकीकरण के क्षेत्रों से बहुत दूर है, वहाँ पर यह धूल हज़ारों किलोमीटर की दूरी से उड़कर आई होगी। 1930 में शिकागो में साल में 20 दिन ऐसे होते हैं जब धुआं ऊपर उठने के बदले नीचे बैठ जाता है। 1948 में ऐसे दिनों की संख्या बढ़कर 320 हो गई है। तो यहाँ कई प्रकार के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि कई बार जो है इस तरह के अगर युद्ध होते हैं या इस तरह की कोई घटना घटती है तो उससे कितनी वायु प्रदूषण फैलती है और उसके शिकार कितने मनुष्य होते हैं, कितनी बीमारियों से उन्हें लड़ना पड़ता है। आजकल लोग घरों, कारखानों, मोटरों और विमानों के माध्यम से हवा, मिट्टी और पानी में अंधाधुंध दूषित पदार्थ प्रवाहित कर रहे हैं। घनी आबादी में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रक्त संचार में 5 से 10% ऑक्सीजन कम हो जाती है। शरीर के ऊतकों को 25% की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कोशिकाओं के साथ ज़्यादा जल्दी मिल जाती है। इससे यह हानि होती है कि ये कोशिकाएं ऑक्सीजन को अपनी पूरी मात्रा में संभालने में असमर्थ रहती है। कारों के धुएं में टेट्राएथिल के अतिरिक्त सीसा भी होता है। ज़्यादा मात्रा में लेने पर तो सीसा एक प्राणघातक विष है ही, लेकिन कम मात्रा में लिए जाने पर भी वह आयु घातक होता है। जिन बच्चों का मानसिक विकास कम होता है उनमें सीसा औसत से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इससे रक्तचाप भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बतलाया गया है कि जितनी आवश्यकता हमें ऑक्सीजन की पड़ती है, हमारे अंगों को, हमारे ऊतकों को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और पॉल्यूशन वाले क्षेत्र में हमें उतनी ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारे अंग जो है सही से विकसित नहीं हो पाते हैं, वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बतलाया गया है। तो मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषित वायु है जिसके कारण काफ़ी हानि हो सकती है और उसमें अगर सीसा मिला हुआ हो उस वायु में तो वो प्राणघातक मतलब जानलेवा होता है, और अगर कम मिला हुआ हो तो प्राणघातक अगर नहीं है, कहने का मतलब है कि वो जानलेवा अगर ना हो तो आयु घातक मतलब है कि हमारी उम्र को जो है वो कम कर देता है। इस तरह से ये सीसा और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आज टोक्यो संपूर्ण विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित नगर माना जाता है। वहाँ पर पुलिस के लिए जगह जगह पर ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे रहते हैं, जिससे उन्हें जब भी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से परेशानी महसूस हो तो वे ऑक्सीजन ले सके और राहत पा सके। वहाँ की सड़कों पर ऑक्सीजन पाने के यंत्र जगह जगह लगाए गए हैं ताकि लोग परेशानी होने पर एन खर्च करके ऑक्सीजन ले सके। वहाँ के 20% विद्यार्थियों को आँख, नाक और गले के रोग लगे रहते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे टोक्यो के बारे में बतलाया गया है कि वो एक विकसित शहर तो है, विकसित नगर है, लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे कई जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए गए हैं, पुलिस के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि पुलिस हमेशा ड्यूटी देते हैं बाहर में और उन्हें ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो उसको उपयोग कर पाते हैं। लेकिन अन्य लोगों के लिए वे एन खर्च करके, एन मतलब है कि वे रुपये खर्च करते हैं। यहाँ हिंदी में मतलब हिंदुस्तान में रुपये बोले जाते हैं और जापान में उसको एन बोला जाता है। अलग अलग देशों में करेंसी का अलग अलग नाम दिया गया है। तो उस तरह से वे कुछ रुपये खर्च करके वहाँ ऑक्सीजन ले सकते हैं, वो इसीलिए लगाए गए हैं। तो ऑक्सीजन नॉर्मली हमें वहाँ से ऑक्सीजन की कमी होता है टोक्यो शहर में, तो वहाँ के विद्यार्थियों को जिसके कारण आँख, नाक और गले की कई सारे रोग जो है लगे रहते हैं और उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ता है। और इंग्लैंड और अमेरिका की स्थिति भी लगभग ऐसी है और यहाँ भी इस तरह के व्यवस्था बनाए जा रहे हैं। भारत भी प्रदूषण के गिरफ्त में फंसता चला जा रहा है। महानगरों में स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। राजधानी दिल्ली में ही पर्यावरण इतना अधिक प्रदूषित हो गया है कि सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु का मिल पाना कठिन हो गया है। सांस संबंधी रोग भी तेज़ी से फैलते चले जा रहे हैं। दिल्ली का नाम भी संसार के प्रदूषित शहरों की सूची में काफ़ी ऊपर है।
इस स्थिति से उबरने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने होंगे। पेड़ पौधों से हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी। वृक्षों को किसी भी आवश्यकता के लिए काटा नहीं जाना चाहिए। हमें हर शुभ अवसर पर वृक्ष लगाने का व्रत लेना चाहिए। प्रकृति के साथ निकटता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है। हमें खतरे की गंभीरता को समझकर बचने के उपाय करने होंगे। तो यहाँ पे हिंदुस्तान के बारे में बतलाया जा रहा है, हमारे देश के बारे में, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी है, दूसरे नंबर पे है। और इसका शहर जो है ये दिल्ली महानगर की बात कर रहा है कि दिल्ली जो है हमारे देश का सबसे प्रदूषित नगर बन गया है। यहाँ पे सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। कई लोगों को सांस संबंधित रोग भी हो गए हैं या होते जा रहे हैं। और दिल्ली जो है प्रदूषित शहरों में काफ़ी ऊपर इसका नाम आता है। तो इससे उबरने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और प्रकृति की ओर हमें जाना चाहिए। प्रकृति से हमें यदि हम प्रकृति से दूरियां बनाते हैं तो प्रकृति द्वारा हमें उचित दंड भी मिलता है। समय समय पे हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, वही उसका दंड है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ और टिप्पणियाँ दिया हुआ है। यहाँ पे कम से कम वर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी वर्ड आए हुए हैं वो इस तरह के वर्ड जो है कम आए हुए हैं, जो कि मुश्किल वर्ड है, इसीलिए कम दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें और अधिक क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 12 क्वेश्चन दिया हुआ है। और 3 नंबर में अपने मित्र सखी को पत्र लिखो जिसमें पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या पर ध्यान आकर्षित कराया गया हो। तो प्रदूषण से संबंधित एक पत्र लिखने के लिए कह रहा है अपने मित्र को। और यहाँ पे आगे भाषा अध्ययन से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाक्य को परिवर्तित करने के लिए कह रहा है, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जहाँ पे प्रत्यय को अलग करने के लिए कह रहा है। प्रदूषित, तो अंत वाला जो शब्द होता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रदूषित में इत आ जाएगा, इस तरह का हो गया। और भाववाचक संज्ञा में उष्ण का उष्णता, इस तरह का। आगे मैं आप लोगों को इसका आंसर दे दूंगा। आगे देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट पेज है ये। 4 नंबर में एक वचन रूप लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे बहुवचन शब्द दिया गया है, इसका एक वचन लिखना है, जैसे कि कोशिकाओं का कोशिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो कहा जाता है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे वाक्यांश के लिए शब्द, जैसे कि जो सृष्टि की रचना करे तो ब्रह्मा, जो सृष्टि का पालन करे विष्णु, जो सृष्टि का संहार करे महेश, इस तरह का यहाँ पे इसका आंसर देना है। उसके बाद विलोम शब्द दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हित का अहित हो जाएगा, गंदगी का सफाई हो जाएगा। इस तरह से आगे आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रदूषित शब्द में प्र उपसर्ग है और इत जो है प्रत्यय है। तो इस तरह से और भी 2 शब्द लिखने के लिए कहा जा रहा है। उपयोगिता विस्तार लास्ट में दिया रहता है। तो वृक्षारोपण पर एक निबंध लिखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और प्रदूषण दूर करने के नवीनतम उपायों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है। तो किस तरह से प्रदूषण को हम लोग रोक सकते हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है। और प्रदूषण की जांच न करवाने पर क्या दंड भुगतान करना पड़ता है, इसका पता लगाओ। तो इसके बारे में आप इंटरनेट से देखकर भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका जितने भी मुख्य क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये है चैप्टर 16 का क्वेश्चन आंसर। प्रकृति कब तक स्वच्छ रहती है? जब तक प्रकृति से मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता तब तक प्रकृति स्वच्छ रहती है। वातावरण प्रदूषित एवं विषैला क्यों होता जा रहा है? आज विश्व में औद्योगिकीकरण के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ऊर्जा और उष्णता उत्पन्न करने वाले संयंत्रों, मोटरों, वाहनों तथा कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से वातावरण विषैला और प्रदूषित हो रहा है। प्रकृति के साथ सहयोग करना हमारे हित में कैसे है? प्रकृति के साथ सहयोग करना ही हमारे हित में है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। हमें वृक्ष लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। नदियों के पानी को दूषित होने से बचाना चाहिए। प्रकृति में समतोल किस प्रकार बना रहता है? मनुष्य जब प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करता तो ही प्रकृति के सभी जीवों में समतोल बना रहता है। प्रकृति में जीव जगत वनस्पतियों के साथ समान रूप से रहते हैं। औद्योगिकीकरण का क्या दुष्परिणाम हो रहा है? आज दुनिया में औद्योगिकीकरण के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। कल कारखानों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड वायु से हवा विषैली हो रही है। लोग फेफड़े या अन्य कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। प्रदूषण किस प्रकार फैलता है, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रदूषण जहां पैदा होता है वहां स्थिर नहीं रहता, वह वायु के प्रवाह से दूर दूर तक फैल जाता है। उत्तरी अमेरिका में जब टैंकों का युद्ध चल रहा था तब वहां की धूल उड़कर कैरेबियन समुद्र तक फैल गई। स्विट्जरलैंड के डेविस गांव में
यह धूल फैलकर वहाँ तरह तरह की बीमारियों के कारण बनी। वायु प्रदूषण कौन कौन से रोग उत्पन्न करता है? वायु प्रदूषण से फेफड़ों, रक्त संबंधी एवं हृदय रोग की बीमारियां उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या विशेषता है? यह हमारे रक्त संचार पर क्या प्रभाव डालती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, इससे रक्त संचार में कमी आती है। यह लाल रुधिर कोशिकाओं में जल्दी विकसित होकर कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। टोक्यो को सर्वाधिक प्रदूषित नगर क्यों माना जाता है? टोक्यो घनी आबादी का शहर है। यहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। यहाँ ऑक्सीजन पाने के लिए जगह जगह यंत्र लगाए गए हैं। यहाँ 20% विद्यार्थियों को आँख, नाक और गले के रोग लगे रहते हैं। दिल्ली की स्थिति प्रदूषण की दृष्टि से कैसी है? प्रदूषण की दृष्टि से दिल्ली की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ भी सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु का मिलना कठिन हो गया है। संसार के दूषित शहरों में दिल्ली भी एक है। प्रदूषण पर किन किन उपायों से काबू पाया जा सकता है? प्रदूषण पर काबू पाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, नदियों के जल को दूषित होने से बचाना तथा कार्बन शोधक यंत्र मोटर गाड़ियों में लगाना, वनों की कटाई को रोकना आवश्यक है। प्रकृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का काम किस प्रकार स्वाभाविक रूप से चलता है? प्रकृति में ब्रह्मा का काम जन्म देना, विष्णु जी को पालन करना तथा शिव जी को संहार करने का कार्य है। इनके स्वाभाविक क्रम से प्रकृति चलती है। भाषा अध्ययन का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में वाक्य परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे वाक्य को बदलने के लिए कहा गया है। यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर दिया गया है। राजा इस काम में सहयोग नहीं करता। विमला खाना पकाने में सहयोग नहीं करती। राजा प्रजा का कोई हित नहीं करता। बच्चे विद्यालय बनाने में सहयोग नहीं करते। और आगे में प्रत्यय छाँट कर लिखने के लिए कहा गया है। तो प्रदूषित का इत हो जाएगा, विषैला का आ, मानसिक का इक, गंभीरता का आ। और भाववाचक संज्ञा यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है। उष्ण का उष्णता, उपयोगी का उपयोगिता, आवश्यक का आवश्यकता, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य, स्वस्थ का स्वास्थ्य, योग्य का योग्यता, सुंदर का सुंदरता। वाक्य में प्रयोग करें तो यहाँ पे वाक्य बना दिया गया है। स्थिति, रोगी की स्थिति में सुधार होने लगा है। स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य का ख्याल स्वयं रखो। निर्भर, दूसरे पर निर्भर मत रहो। चिंताजनक, प्रदूषण नियंत्रण न कर पाना चिंताजनक विषय है। वातावरण, वातावरण जीवन का आधार है। 6 में वाक्यांश के शब्द लिखें। तो यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा हुआ था और उसका एक शब्द में उसका आंसर देना था। तो यहाँ पे दे दिया गया है डायरेक्ट आंसर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शासक, शोषक, शोषित। और विलोम शब्द यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ भी इसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, अहित, सफाई, अनुपयोग, अमृत, अपूर्ण। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।